गुड इवनिंग माय डियर प्यारे प्यारे क्लास 10th के बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ऑफ गुरु नानक एकेडमी एंड पैशन ट्यूटोरियल्स। आज के इस प्यारे से वीडियो लेक्चर में मैं सभी क्लास 10th के केमिस्ट्री पढ़ने वाले बच्चों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप सब लोगों के साथ में लगातार केमिस्ट्री के अंदर पढ़ाए जाने वाले, आपके द्वारा पढ़े जाने वाले, मेरे द्वारा समझाए जाने वाले और आपके द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से समझे जाने वाले एक बहुत ही अच्छे चैप्टर जिसका नाम है एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 पेरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। उस चैप्टर के मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ 3 वीडियो लेक्चर्स शेयर कर चुका हूं और आज का ये वीडियो लेक्चर हमारी उसी यूनिट का अगला वीडियो लेक्चर है। डेफिनेटली आज के वीडियो लेक्चर में जो आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पढ़ाई गई बातों का एक कंटिन्यूड वर्जन है। यानी आज के वीडियो लेक्चर में मेरे द्वारा बताई जाने वाली हर बात को अच्छे से समझने के लिए पुरानी बातों का याद रहना बहुत जरूरी है। और जिन्होंने मेरा लेक्चर नंबर 1 देखा है, जिन्होंने मेरा लेक्चर नंबर 2 भी देखा है, जिन्होंने मेरा लेक्चर नंबर 3 भी देखा है, डेफिनेटली ये लेक्चर उन्हीं के लिए बना है। और जिन्होंने नहीं देखा है वो चिंता ना करें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इससे पहले के 3 वीडियो लेक्चर्स के लिंक मैंने शेयर कर दिए। आप वो देखकर आइए सीक्वेंस से, अच्छे से 100 या 150 मिनट लगेंगे आपकी जिंदगी के प्रीशियस टाइम के। आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में क्या चल रहा है बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो जिन्होंने इससे पहले का वीडियो लेक्चर नंबर 3 देखा है वो इस बात से बखूबी वाकिफ है कि मैंने लेक्चर नंबर 3 में मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का एक बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन दिया था। मेंडलीव की तारीफ करते करते मैंने मेंडलीव की कमियां भी निकाली थी, लेकिन शायद मैं मेंडलीव की सारी कमियों को इससे पहले वाले लेक्चर में नहीं बता पाया था। यही वजह है कि आज का लेक्चर इज एंटायरली डेडिकेटेड टू टॉक अबाउट द शॉर्टकमिंग्स ऑफ मेंडलीव। यानी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव से क्या गलतियां हुई, व्हाट वर द मेन ड्रॉबैक्स, व्हाट वर द मेन शॉर्टकमिंग्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, वो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। तो चलिए एक काम करते हैं, फटाफट से उन बातों को डिस्कस कर लेते हैं जहां हमने मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के बारे में कुछ अच्छा कहा था। आज हम बेचारे की बुराई करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा उसकी तारीफ कर लेते हैं ताकि बुराई करना आसान हो जाए और फाइनली ये लगे कि जितनी ज्यादा हमने अच्छाई करी है उतनी ज्यादा बुराई करने की नौबत नहीं आएगी। और यही वजह है कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को उस समय से लेके न जाने कितने सालों तक एक्सेप्टेबल पीरियोडिक टेबल माना गया। तो आप मेंडलीव के काम को, मेंडलीव के द्वारा दिए गए क्लासिफिकेशन के अटेम्प्ट को एक छोटा मोटा अटेम्प्ट ना समझिए, क्योंकि गलतियां तो हम बड़े से बड़े आदमी के अच्छे काम में निकाल ही लेते हैं, ये इंसानों की फितरत है। और यही वजह है कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में भी कुछ गलतियां निकाली गई। डेफिनेटली वो लॉजिकल मिस्टेक्स थी जो कि मेंडलीव ने करी, बट फिर भी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया गया। सो आप सब जानते हैं कि दिमित्री इवानोविच मेंडलीव जो कि एक रशियन केमिस्ट थे, जिन्होंने 1863 में अपनी पीरियोडिक टेबल को दुनिया के सामने रखा और 1869 में उन्होंने एक लॉ दे दिया जिसे कहा गया मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। और मैं इससे पहले वाले लेक्चर में यह बता चुका हूं कि मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल को बनाते समय सबसे ज्यादा अगर किसी चीज पे फोकस किया तो उन्होंने ये कोशिश करी कि अपनी पीरियोडिक टेबल में वो उन एलिमेंट्स को एक साथ रखे या उन एलिमेंट्स को एक साथ दिखाएं जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज आपस में क्या करती है, मैच करती है। सो ही ट्राइड टू ब्रिंग टुगेदर those elements in chemistry at that point of time जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज आपस में मैच कर रही थी। और वो ये चाह रहे थे कि कैसे भी करके वो एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में एक साथ एक ग्रुप में दिखे। और अब तक आप समझ चुके होंगे कि ग्रुप क्या होता है, पीरियड्स क्या होते हैं और पीरियोडिक टेबल क्या होती है। लेकिन इसी कोशिश के दौरान मेंडलीव एक और चीज का ध्यान रखना चाह रहे थे, पर वो उनकी प्रायोरिटी में नहीं था। ऑब्वियस सी बात है कि डॉबर्नियर ने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज किया था, न्यूलैंड ने भी एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज किया था। तो मेंडलीव भी यही चाह रहे थे कि उनकी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स का इंक्रीजिंग ऑर्डर ही दुनिया को नजर आए, और नजर आ भी रहा था। लेकिन शायद वो उनकी टॉप प्रायोरिटी नहीं थी। उनकी टॉप प्रायोरिटी थी कि हम चाहते हैं कि एलिमेंट्स जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज मैच कर रही है वो साथ दिखे, भले ही कम एटॉमिक मास वाला एलिमेंट ज्यादा एटॉमिक मास वाले एलिमेंट के बाद आ जाए। एक बच्चा बोला मतलब, जब पीरियोडिक टेबल को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज किया जा रहा है, जब पीरियोडिक टेबल को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रखा जा रहा है,
तो फिर जिसका मास है कम उसे पहले दिखना चाहिए, जिसका मास ज्यादा है उसे उसके बाद दिखना चाहिए। हर कोई यही सोच रहा था, हर कोई यही एक्सेप्ट कर रहा था और हर कोई यही सोच रहा था कि मेंडलीव भी यही करेंगे। इनफैक्ट मेंडलीव ने किया भी, पर फिर भी मेंडलीव की सबसे बड़ी टॉप प्रायोरिटी थी उन एलिमेंट्स को साथ रखना जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज आपस में मैच करती है, क्योंकि उनका लॉ था जिसका नाम था मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, और उसका जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूं। अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। अगर अभी भी कोई बच्चा इससे पहले वाला लेक्चर देखे बिना ये लेक्चर देख रहा है तो मेरी बात मानो मेरे प्यारे भाई और मेरी बहना, आपको मानना पड़ेगा मेरा छोटा सा ये कहना। अगर आप चाहते हो कि मिल जाए आपको कामयाबी का गहना, तो प्लीज मैं नहीं चाहता कि आपको आगे जाके किसी डाउट को पड़े सहना, तो मान लो मेरा ये छोटा सा कहना। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लेक्चर नंबर 3 मिल जाएगा, जाके उसे देखो, संतुष्ट आप रहना। कमिंग बैक टू व्हाट आई वाज एक्सप्लेनिंग, सो अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। इस बात का अगर हिंदी वार्तालाप किया जाए तो हिंदी में इसका मतलब है कि पीरियोडिक टेबल में पाए जाने वाले या नजर आने वाले एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज उनके एटॉमिक मास के साथ एक गहरा रिश्ता रखती हैं, उनके एटॉमिक मास पे निर्भर करती हैं। उन प्रॉपर्टीज का, उन विशेषताओं का एलिमेंट्स के एटॉमिक मास के साथ एक गहरा ताल्लुकात है। ये किसने कहा? मेंडलीव ने कहा। आपको क्या लगता है कि अगर कोई वैज्ञानिक कुछ कहेगा तो क्या बाकी लोग उसे साबित करने के लिए नहीं कहेंगे? मेंडलीव को भी कहा गया और मेंडलीव इस बात को साबित नहीं कर पाया। यहीं से शुरू होती है मेंडलीव की कमियों की कहानी का सिलसिला। यानी लेट मी टॉक अबाउट द ड्रॉबैक्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो एक एक करके मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के सारे ड्रॉबैक्स डिस्कस करेंगे। पहले हम मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का एक छोटा सा स्वरूप बना लेते हैं। आपको याद होगा वीडियो लेक्चर नंबर 3 में मैंने भी बोर्ड पे एक टेबल को बनाया था और साथ ही साथ पढ़ाते समय एक टेबल को आपको दिखाया था। दोनों टेबल्स की मदद से मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की अचीवमेंट्स को आपको पढ़ाया था। तो चलिए हम आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, हमारी आज की क्लास में पढ़े जाने वाला जो मेन टॉपिक है वो है ड्रॉबैक्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। यानी ड्रॉबैक्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की अगर हम कमियों की बात करें, भाई कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में जो मेन कमियां थी उन कमियों की अगर बात करें तो उन कमियों के बारे में बात करने से पहले एक उसकी टेबल का छोटा सा नमूना तैयार कर लिया जाए। उनकी टेबल में, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मेंडलीव ने अपनी टेबल के अंदर एलिमेंट्स को कुछ इस प्रकार अरेंज किया था कि एलिमेंट्स वर प्रेजेंट इन हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स। यानी ये रो इन रोज को मेंडलीव ने नाम दिया था पीरियड्स। मेंडलीव ने कह लीजिए या उस समय के सभी वैज्ञानिक हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड्स कहते थे। देन कम्स आउट टू बी वर्टिकल कॉलम। ये पहला वर्टिकल कॉलम, ये दूसरा वर्टिकल कॉलम, ये तीसरा वर्टिकल कॉलम, ये चौथा वर्टिकल कॉलम, ये पांचवा वर्टिकल कॉलम, ये छठा वर्टिकल कॉलम एंड सातवां वर्टिकल कॉलम। तो वर्टिकल कॉलम पहला, वर्टिकल कॉलम दूसरा, वर्टिकल कॉलम तीसरा, वर्टिकल कॉलम तीसरा, वर्टिकल कॉलम चौथा, वर्टिकल कॉलम पांचवा, वर्टिकल कॉलम छठा, वर्टिकल कॉलम सातवां। अब मेंडलीव ने अपनी टेबल में सबसे पहले यहां पे हाइड्रोजन को बिठाया। उस समय सुनना ध्यान से, जिस समय मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बना रहा था उस समय हीलियम नहीं आया था, लेकिन टेबल बनाने के बाद हीलियम आ गया। यानी कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल बनाते समय inert gases were not known at that point of time but they were later found to be known। जब वो पता चली तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में 7वें ग्रुप के बाद उन्हें एक जगह दे दी गई। कैसे दे दी गई, कहां दे दी गई, अभी बताते हैं। पहले एलिमेंट्स को लिख देते हैं। हाइड्रोजन यहां पे लिखा, फिर यहां पे लिथियम लिखा, फिर बेरिलियम लिखा, फिर बोरॉन लिखा, फिर कार्बन लिखा, फिर नाइट्रोजन लिखा, फिर ऑक्सीजन लिखा, फिर फ्लोरीन लिखा, फिर उसके बाद यहां पे सोडियम लिखा, फिर यहां पे मैग्नीशियम लिखा, फिर आपका एल्यूमिनियम लिखा, फिर आपका सिलिकॉन लिखा, फास्फोरस लिखा, सल्फर लिखा, क्लोरीन लिखा। क्लोरीन के बाद यहां पे पोटेशियम लिखा, कैल्शियम लिखा, स्कैंडियम लिखा, टाइटेनियम लिखा, वेनेडियम लिखा, क्रोमियम लिखा। फिर उसके बाद सुनना ध्यान से, स्कैंडियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, वेनेडियम हो गया, क्रोमियम हो गया एंड देन कम्स आपका मैंगनीज। जो मैं बताने जा रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुनना। इसके बाद एक और ग्रुप आया, मैंगनीज के बाद एक और ग्रुप आया जहां पे आयरन, कोबाल्ट और निकल आया और उसके बाद जाके यहां पे कॉपर आया। कॉपर के बाद आपका जिंक आया
जिंक के बाद आपका गैलियम आया, गैलियम के बाद आपका जर्मेनियम आया, फिर आपका मेरे ख्याल से आर्सेनिक आया, फिर आपका मेरे ख्याल से सेलेनियम आया, एंड ये चीज सिलसिला चलती चली गई, ये सिलसिला चलता चला गया। हालांकि हमें इतना आगे जाना नहीं है, इसके आगे जाने की नौबत नहीं आएगी। इसे कहा गया ग्रुप 8। अब सुनना, जो मैं बातें बता रहा हूं ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं पहले भी कह चुका हूं। मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल को इस तरह से एक नमूने के रूप में, एक मॉडल के रूप में, एक टेबल के रूप में तैयार किया। जब मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल को इस तरह से तैयार किया तो मेंडलीव के द्वारा तैयार की गई इस टेबल में अगर आप केयरफुली देखो तो कुल मिलाकर एक पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, चौथा ग्रुप, पांचवा ग्रुप, छठा ग्रुप, सातवां ग्रुप और आठवां ग्रुप, इस 8 ग्रुप के बाद एक ग्रुप और आया जिसे कहा गया जीरो ग्रुप। सही सुन रहे हैं आप? जीरो ग्रुप वो ग्रुप था जिस ग्रुप में उस समय जो मौजूद एलिमेंट्स नहीं थे, यानी कि इनर्ट गैसेस की बात कर रहा हूं, जो उस समय मौजूद नहीं थे पर भविष्य में जाके मौजूद हुए, उन्हें ग्रुप 8 के बाद ग्रुप 0 में रखने की एक बहुत बड़ी कामयाबी मेंडलीव को मिली, या आप कह सकते हो कि उस बहुत बड़ी कामयाबी के लिए मेंडलीव की तारीफ की गई। तो ये एक अचीवमेंट है, ये ड्रॉबैक नहीं है। लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूं, अभी मैं बुराई की तरफ जाऊंगा, लेकिन थोड़ी तारीफ पहले बताऊंगा। तारीफ करते करते बताऊंगा कि देखो कमी कहां हुई, कमी कहां हुई। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कमी कहां हुई या सबसे बड़ी कमी क्या थी, या जब आपसे कहा जाए कि व्हाट वर द मेजर ड्रॉबैक्स, तो मेजर ड्रॉबैक्स में सबसे पहला ड्रॉबैक अगर मैं बताऊंगा, सबसे पहला, अभी एक एक करके सारे बताऊंगा। सबसे पहला ड्रॉबैक, मेंडलीव कुड नॉट एक्सप्लेन, पहला ड्रॉबैक सुन लो, मेंडलीव कुड नॉट एक्सप्लेन अबाउट द प्रॉपर पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। मेंडलीव से जब पूछा गया कि भाई मेंडलीव आपने हाइड्रोजन को यहां बिठाया है, इसके पीछे की वजह हम क्या माने? क्या हम इसके पीछे की वजह यह माने कि आपने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज किया है, या इसके पीछे की वजह हम यह माने कि आपने हाइड्रोजन को जहां बिठाया है वहां इसलिए बिठाया है क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज उस ग्रुप के बाकी मेंबर से मैच कर रही है? अब मेंडलीव ने थोड़ा स्मार्ट जवाब दिया। मेंडलीव कहता है आपको जो अच्छा लगे आप वो जवाब एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर आपका मन करता है ये जवाब एक्सेप्ट करने का कि मैंने हाइड्रोजन को यहां इसलिए बिठाया है क्योंकि उसका एटॉमिक मास सबसे कम है, तो मेरी बात साबित हो जाती है, जिसका मास सबसे पहले कम, जिसका मास सबसे ज्यादा कम, उसी की पोजीशन में सबसे ज्यादा दम। कहने का मतलब जिसका मास सबसे कम होगा वो सबसे पहले आएगा। उस हिसाब से तो हाइड्रोजन सही बैठा है कि भाई हाइड्रोजन तेरा मास क्योंकि सबसे कम है तो तू पूरी टेबल का सबसे पहला मेंबर बन जाएगा। पर यह बात मैं पहले भी कह चुका हूं कि हाइड्रोजन की प्लेसमेंट को मेंडलीव ने शायद इस बेसिस पे समझाने से ज्यादा अच्छा, इस बेसिस पे समझाना समझा कि यार मैं अपनी टेबल में एलिमेंट्स के बीच में फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को मैच करा रहा हूं, ना कि उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहा हूं। हालांकि वो कर रहा था, पर उसका मेन फोकस, उसकी टॉप प्रायोरिटी क्या थी? मेंडलीव की टॉप प्रायोरिटी थी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को मैच कराना। तो मेंडलीव ने कहा देखो, अगर आप ये मानते हो कि मैंने हाइड्रोजन को सबसे पहले इसलिए रखा है क्योंकि उसका मास सबसे कम है, तो ये मानना सही बात है, सबसे कम है इसलिए सबसे पहले आ गया। लेकिन लोगों ने कहा कि भाई मेंडलीव आपने अपनी पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़ा जो पॉइंट उठाया है वो ये उठाया है कि जो एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज मैच करेंगी आप उन्हें एक साथ दिखाओगे। मेंडलीव ने कहा हाँ ये बात तो पक्की है। अब यहीं पे मेंडलीव की गलती निकाल ली गई। ये कहा गया कि मेंडलीव आप कहते हो कि दोज एलिमेंट्स व्हिच हैव सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज और वेरी सिमिलर नेचर विल बी फाउंड टुगेदर इन द सेम ग्रुप। हम मान गए, तो फिर आपने हाइड्रोजन को ग्रुप 1 में क्यों रखा? मेंडलीव कहता है ग्रुप 1 में क्यों रखा? ध्यान से देखो, मेंडलीव की प्रॉपर्टीज ग्रुप 1 के एलिमेंट से मैच करती है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर। अगर कॉपर को यहां देखा जाए तो कॉपर की बात अभी मैं नहीं कर रहा हूं, मैं लिथियम, सोडियम और पोटेशियम की बात कर रहा हूं। तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में लिथियम लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Li+ आयन, सोडियम ऑल्सो लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Na+ आयन। यानी अगर यहां पे देखा जाए तो ग्रुप 1 में, मैं यहां पे लिख रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना, ग्रुप 1 में लिथियम कहता है कि मैं एक इलेक्ट्रॉन गवाता हूं और एक इलेक्ट्रॉन गवा के Li+ बनाता हूं। सोडियम कहता है मैं भी एक इलेक्ट्रॉन गवाता हूं और एक इलेक्ट्रॉन गवा के Na+ बनाता हूं। पोटेशियम कहता है कि मैं एक इलेक्ट्रॉन गवाता हूं और एक इलेक्ट्रॉन गवा के K+ बनाता हूं। हाइड्रोजन कहता है वो तो मैं भी एक इलेक्ट्रॉन गवा सकता हूं और H+ बना सकता हूं। यस और नो?
तो यहां पे लिथियम और सोडियम और पोटेशियम और हाइड्रोजन की अगर सिचुएशन को देखा जाए तो वेरी मच सिमिलर है और ये आपस में भी कंबाइन करते हैं, यानी हाइड्रोजन कहता है मैं इलेक्ट्रॉन पाने को भी तैयार हूं, मैं H- बनाने को भी तैयार हूं। हाइड्रोजन कहता है आई कैन फॉर्म अ कैटायन आल्सो, हाइड्रोजन कैटायन भी बना सकता है और हाइड्रोजन एनायन भी बना सकता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में हाइड्रोजन कैटायन ही बनाता है। अब पूछने वालों ने पूछा सब ठीक तो चल रहा है, क्या गड़बड़ है? गड़बड़ कहां आई? गड़बड़ ये आई कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज ना तो सिर्फ ग्रुप 1 के एलिमेंट से मैच कर रही थी, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज ग्रुप 7 के एलिमेंट से भी मैच कर रही थी, यानी फ्लोरीन और क्लोरीन से भी मैच कर रही थी। फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन पाता है और F- बनाता है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन पाता है और FCl- बनाता है, यानी Na कहता है कि मैं Cl से दोस्ती कर सकता हूं, H कहता है मैं भी तो Cl से दोस्ती कर सकता हूं, यानी सोडियम और क्लोरीन मिलकर NaCl बना सकते हैं। तो क्या हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर HCl नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं। नाइट्रोजन कहता है कि मैं ऑक्सीजन के साथ मिलकर Na2O बनाता हूं, तो हाइड्रोजन ने कहा मैं भी तो ऑक्सीजन के साथ मिलकर H2O बनाता हूं। तो ये हो क्या रहा है भाई? एक तरफ सोडियम, मैंने नाइट्रोजन बोल दिया शायद गलती से, अगर मेरे मुंह से नाइट्रोजन मिला हो तो प्लीज उसे निकला हो तो उसे प्लीज इग्नोर कर दीजिएगा, मैंने गलती से नाइट्रोजन बोल दिया, शायद मुझे ऐसा लग रहा है। सोडियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर सोडियम ऑक्साइड बना रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर बना रहा है, हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ मिलकर HCl बना रहा है, पोटेशियम क्लोरीन के साथ मिलकर KCl बना रहा है, लिथियम क्लोरीन के साथ मिलकर लिथियम क्लोराइड बना रहा है। एक बच्चे ने कहा ऐसे तो हाइड्रोजन के साथ मिलकर H2 बना रहा है और क्लोरीन के साथ मिलकर Cl2 बना रहा है। यार इन सब चीजों को देखकर क्या समझ आ रहा है भाई? इन सब चीजों को देखकर एक चीज ये समझ आ रही है कि हाइड्रोजन जिन प्रॉपर्टीज को हमें दिखा रहा है वो प्रॉपर्टीज ग्रुप 1 से भी मैच कर रही हैं और वो प्रॉपर्टीज ग्रुप 7 से भी मैच कर रही है, यानी हाइड्रोजन के द्वारा शो किए जाने वाली प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू ग्रुप 1 आल्सो एंड दे आर सिमिलर टू ग्रुप 7 आल्सो। ग्रुप 7 मतलब कि ये वाला ग्रुप, अभी इस समय की टेबल की बात कर रहा हूं। फ्लोरीन, क्लोरीन ये हैलोजेंस है और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में आप भली बात ही पढ़कर आए हो कि हैलोजेंस क्या होते हैं। यानी उस समय मेंडलीव से जब ये पूछा गया कि आपने हाइड्रोजन को ग्रुप 1 में बिठाया है, ग्रुप 7 में क्यों नहीं बिठाया? क्योंकि आप ही ने कहा ना कि जो एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज मैच करेंगी वो साथ दिखेंगे। हमें यहां पे तो हाइड्रोजन सोडियम पोटेशियम कैल्शियम से, सोडियम पोटेशियम और लिथियम से मैच करता हुआ दिख रहा है, पर यहां पे तो हमें हाइड्रोजन फ्लोरीन और क्लोरीन से मैच करता हुआ नहीं दिख रहा। तो कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ है। मेंडलीव ने मान लिया हाँ यार गड़बड़ तो है, कुछ तो गड़बड़ हुई है। यस और नो? एक्चुअली में गड़बड़ आज भी है, वो गड़बड़ आज भी है। हाइड्रोजन की पोजीशन हमेशा एक क्वेश्चन मार्क के साथ ही है, लेकिन ये गड़बड़ आगे चल के सुलझी, कैसे सुलझी आपको अगले वीडियो लेक्चर में बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का पहला ड्रॉबैक was the anomalous position of hydrogen। anomalous मतलब गड़बड़ वाली पोजीशन। समझ नहीं आया उसे कि भाई हाइड्रोजन को मैंने जहां बिठाया है वो सही बिठाया है या गलत बिठाया है, और जहां बिठाया है क्या वहां बैठने से सब कुछ जो मैंने कहा है वो साबित हो रहा है। तो सच ये था कि जो उसने कहा वो साबित हो रहा था, पर नहीं हो रहा था पूरा, हो रहा था सिर्फ थोड़ा अधूरा। इसलिए उसकी इस बात को उसकी एक कमी मान लिया गया, मेंडलीव की इस बात को उसकी एक ड्रॉबैक मान लिया गया, मेंडलीव की इस बात को उसका एक लिमिटेशन मान लिया गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट आर द मेन ड्रॉबैक्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, तो उस ड्रॉबैक्स के सारे पॉइंट्स में पहला पॉइंट अगर कोई आएगा तो वो आएगा आपका एनामेलस पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। बिल्कुल सही आपने सुना, एनामेलस पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की पोजीशन को मेंडलीव ढंग से स्पेसिफाई नहीं कर पाया। अब बात करते हैं सेकंड ड्रॉबैक की। सेकंड ड्रॉबैक, व्हाट वाज द सेकंड ड्रॉबैक? भाई मेंडलीव ने कहा था कि जो एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज आपस में, केमिकल प्रॉपर्टीज आपस में मैच करेंगी वो एक साथ दिखाई देंगे, और साथ ही साथ उसने ये भी कहा था कि वो एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज कर रहा है। आप यकीन करेंगे कि जब वो उन एलिमेंट्स को साथ बिठाने की कोशिश कर रहा था जिनकी प्रॉपर्टीज मैच कर रही है, तो उसने कुछ एलिमेंट्स को ऐसे बिठा दिया, मैं रिपीट कर रहा हूं, ही प्लेस्ड सम एलिमेंट्स एट रॉन्ग पोजीशंस जस्ट टू शो कि सी
सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स साथ साथ बैठे हैं और इस बात का उस समय उसे फर्क नहीं पड़ा, या कह सकते हो कि उसने एक गलती कर दी कि जिस एटॉमिक मास की वैल्यू कम थी वो एटॉमिक मास पहले आ गया और जिसका एटॉमिक मास ज्यादा था वो बाद में आ गया। अब ये तो नॉर्मल सी चीज है, पहले कम वाला पहले आना चाहिए, ज्यादा वाला बाद में आना चाहिए, लेकिन उल्टा हुआ। उल्टा ये हुआ कि जिसका एटॉमिक मास ज्यादा था वो पहले आ गया, जिसका एटॉमिक मास कम था वो बाद में आ गया। एक बच्चा बोला एग्जांपल के तौर पे, ये देखिए आयरन, कोबाल्ट और निकल में कायदे से निकल का एटॉमिक मास होता है 58.9 और कॉपर का एटॉमिक मास होता है 58.5, कोबाल्ट का एटॉमिक मास होता है 58.9, निकल का होता है 58.6, अप्रोक्सीमेटली ये होता है 58.6 और ये होता है 58.9। तो कायदे से होना क्या चाहिए था? होना यह चाहिए था कि निकल का एटॉमिक मास जो कि कम है वो पहले होना चाहिए था, कोबाल्ट का एटॉमिक मास जो कि ज्यादा है वो बाद में होना चाहिए था, लेकिन यहां तो रॉन्ग प्लेसमेंट है। यहां तो रॉन्ग प्लेसमेंट है। क्यों? क्योंकि शायद कोबाल्ट की प्रॉपर्टीज को और निकल की प्रॉपर्टीज को इस तरह से दिखाया जा रहा था कि वो उनके आसपास वाले एलिमेंट से मैच कर जाए, यानी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को मैच कराने के चक्कर में कम एटॉमिक मास वाले एलिमेंट को ज्यादा एटॉमिक मास वाले एलिमेंट के बाद रख दिया। रॉन्ग ऑर्डर प्लेसमेंट, रॉन्ग प्लेसमेंट ऑफ सम एलिमेंट्स। ऐसा सबके साथ नहीं हुआ बट कुछ के साथ हुआ, जिनमें से मैंने एक एग्जांपल आपको यहां पे दिया। ये एक एग्जांपल है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको नहीं मिलेंगे, इक्का दुक्का एग्जांपल आपको और मिल सकते हैं। अगर आप बुक में अच्छे से रीडिंग करोगे तो, मेरे नोट्स की रीडिंग करोगे तो आपको एग्जांपल मिल जाएंगे, लेकिन ये एक एग्जांपल है जहां पे मेंडलीव ने एलिमेंट्स को रॉन्गली प्लेस कर दिया, लेस एटॉमिक मास वाले को हायर एटॉमिक मास वाले से पहले पुट कर दिया। ये तो नॉर्मल चीज है, अब आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है। लेस एटॉमिक मास वाला हायर एटॉमिक मास वाले से पहले आता है, पर उसने क्या कर दिया? लेस एटॉमिक मास वाले को हायर एटॉमिक मास वाले के बाद पुट कर दिया, यानी जिसका मास था ज्यादा उसे आना चाहिए था बाद में, उसे पहले ले लिया। जिसका मास था कम उसे आना चाहिए था पहले, उसे बाद में ले लिया। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। आप मुझे अगर बहुत अटेंटिवली सुनोगे ना तो ही मेरी बातें पकड़ पाओगे। अगर आप अटेंटिवली नहीं सुनोगे तो आप समझ नहीं पाओगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कम एटॉमिक मास वाला प्रैक्टिकली पहले आना चाहिए, ज्यादा एटॉमिक मास वाला प्रैक्टिकली बाद में आना चाहिए। मेंडलीव ने क्या कर दिया? ज्यादा एटॉमिक मास वाले को पहले बिठा दिया, कम एटॉमिक मास वाले को बाद में बिठा दिया, तो ऑर्डर बिगड़ गया। ऑर्डर ये होना चाहिए था, उसने ये कर दिया, मिल गई उसकी मिस्टेक। एक और मिस्टेक यहां पे निकल कर आती है, वो मिस्टेक ये है कि मेंडलीव ने कहा था कि मैं एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज कर रहा हूं कि सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स एक साथ एक ग्रुप में दिखाई देंगे। यहां पे आपको मैं दिखाना चाहूंगा एक बहुत बड़ी कमी। लिथियम की प्रॉपर्टीज सोडियम से मैच कर रही थी, अच्छा लग रहा था देखकर। सोडियम की प्रॉपर्टीज पोटेशियम से मैच कर रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था देखकर। पर कॉपर की प्रॉपर्टीज तो इनसे मैच ही नहीं करती है भैया। कॉपर का आउटरमोस्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Cu2+ आयन बनाता है, पर सोडियम तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके Na+ बनाता है, पोटेशियम तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके K+ बनाता है, लिथियम तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके Li+ बनाता है। तो कहां से इनकी प्रॉपर्टीज मैच कर गई? हो गई रॉन्ग प्लेसमेंट ऑफ कॉपर, यानी कॉपर एलिमेंट वाज रॉन्गली प्लेस्ड। इट वाज प्लेस्ड इन ग्रुप 1, इट शुड नॉट हैव बीन इन ग्रुप 1। उसे ग्रुप 1 में होना ही नहीं चाहिए था, जबकि उसकी प्रॉपर्टीज ग्रुप 1 वाले एलिमेंट्स के साथ मैच नहीं कर रही। तो आपको एक चीज ये समझ आ रही है कि कैसे मेंडलीव ने कुछ जगहों पे उन एलिमेंट्स को रख दिया जिन्हें बाद में आना चाहिए था और पहले रख दिया, और कुछ जगहों पे उन एलिमेंट्स को रख दिया जिन्हें वहां आना ही नहीं चाहिए था। मतलब उन एलिमेंट्स को वहां होना ही नहीं चाहिए था, वहां उनकी जगह ही नहीं थी, बट फिर भी मेंडलीव ने उन्हें वहां रख दिया। अब आप समझ पा रहे हैं कि ये एक मिस्टेक मेंडलीव के द्वारा एक छोटी मोटी मिस्टेक नहीं है, इसलिए ये मिस्टेक, दोनों मिस्टेक, रॉन्ग प्लेसमेंट और एनामेलस पोजीशन, इस तरह से। यहां पे आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, एक और चीज, कुछ और पेयर्स बने जब इनर्ट गैसेस की डिस्कवरी हुई। तो इनर्ट गैसेस की डिस्कवरी हो जाने के बाद इस ग्रुप 8 के बाद एक ग्रुप बन गया जिसे कहा गया जीरो ग्रुप। अभी मैं फिलहाल यहां लिख रहा हूं, इस ग्रुप को कहा गया जीरो ग्रुप। अब आप यकीन मानेंगे, इस जीरो ग्रुप के अंदर क्लोरीन, फ्लोरीन के ठीक बाद इनर्ट गैसेस को आने का मौका मिला। हाइड्रोजन के ठीक बाद यानी हीलियम को यहां आने का मौका मिला, नियॉन को यहां आने का मौका मिला, और क्लोरीन के ठीक बाद आर्गन को यहां आने का मौका मिला। अब आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा बच्चों, आर्गन को अगर यहां आने का मौका मिला तो क्लोरीन के बाद आर्गन आया ना।
अगर आर्गन को क्लोरीन के बाद आने का मौका मिला तो आर्गन यहां आया, अगर आर्गन यहां आया तो आर्गन के बाद कौन आया? यहाँ पे पोटेशियम। अब आप खुद सोच के देखो, अभी समझ जाओगे फट से। अगर आर्गन वहां है और पोटेशियम यहां है तो भैया आर्गन का एटॉमिक मास तो 40 होता है और पोटेशियम का एटॉमिक मास तो 30 और 39 होता है। आर्गन का एटॉमिक मास अगर 40 है और पोटेशियम का एटॉमिक मास अगर 39 है तो भाई ये कैसी गड़बड़ है कि 40 वाला पहले है और 39 वाला बाद में है। प्रैक्टिकली क्या होना चाहिए था कि 39 एटॉमिक मास वाले एलिमेंट को पहले होना चाहिए था, 40 एटॉमिक मास वाले एलिमेंट को बाद में होना चाहिए था, और यहां पे गड़बड़ हो गई। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जहां पे एलिमेंट्स ऑफ हायर एटॉमिक मास वर प्लेस्ड पहले देन द एलिमेंट्स ऑफ लोअर एटॉमिक मास, जबकि उनका करेक्ट ऑर्डर होना चाहिए था। इनफैक्ट देयर वर सम एलिमेंट्स व्हिच वर प्लेस्ड रॉन्गली, उन जगहों पे जहां उन्हें होना ही नहीं चाहिए था, जैसे कि कॉपर। उसकी प्रॉपर्टीज ग्रुप 1 के एलिमेंट के साथ मैच ही नहीं कर रही थी और मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में कॉपर को ग्रुप 1 के साथ रखा गया। पता है, अगर आप मेरी ये सारी बातें सिर्फ सुन रहे हो और ये टेबल देख रहे हो तो शायद और ज्यादा मजा तब आएगा जब आपके सामने एनसीईआरटी खुली होगी या आपके सामने मेंडलीव की वो पीरियोडिक टेबल खुली होगी जिसमें मेरे द्वारा कहे जाने वाली बातों को तुरंत ऐसे देखने का मौका मिल जाएगा। तो शायद आपको ज्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। समझ तो आ रहा होगा आई बिलीव, लेकिन और अच्छे से दिमाग में फिक्स हो जाएगा। समझ आया मेंडलीव का दूसरा और तीसरा? जी, दूसरा और तीसरा। एक बच्चा कहता है दूसरा और तीसरा कैसे? दूसरा और तीसरा कैसे बताता हूं। दूसरा was the wrong placement of certain elements and तीसरा was some anomalous pairs। anomalous pairs मतलब जोड़ियां, जैसे आर्गन और पोटेशियम की जो जोड़ी बनी, वो जोड़ी आर्गन और पोटेशियम की बननी चाहिए थी। कैसे? पोटेशियम आना चाहिए था आर्गन से पहले, आर्गन आना चाहिए था पोटेशियम के बाद, तो गड़बड़ हो गई। ये एक anomalous pair का एग्जाम्पल है। आई होप मेंडलीव की कमियों के बारे में जो मैं आपको समझा रहा हूं वो आप सबको अच्छे से समझ आ रहा है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और कमियों की बातें करते हैं। बेचारे ने थोड़ी गलतियां और करी है। आइए, अगली गलती जो मेंडलीव की हुई वो ये हुई कि मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल में 138, अरे हाँ 138 एटॉमिक मास वाला एलिमेंट था लैंथेनियम। लैंथेनियम के बाद 14 एलिमेंट्स ऐसे थे जिनकी प्रॉपर्टीज लैंथेनियम से मैच कर रही थी, उन्हें कहा गया लैंथेनॉइड्स। एक्टिनियम नाम का एक और एलिमेंट था जिसकी प्रॉपर्टीज के बाद आने वाले थे 14 एलिमेंट्स और उनको कहा गया एक्टिनॉइड्स। आज की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अगर आप गौर से देखो तो पूरी पीरियोडिक टेबल के नीचे एक अलग से 2 टेबल होती है। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आज की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को आप देखो तो पूरी पीरियोडिक टेबल के ठीक नीचे 2 टेबल और होती हैं, एक जिसे कहते हैं लैंथेनॉइड्स, एक जिसे कहते हैं एक्टिनॉइड्स। उनके बारे में उस समय मेंडलीव ने जिक्र ही नहीं किया। अरे जिक्र नहीं किया, मैं आपको बताता हूं क्या कर दिया उसने। 138 से लेके 178 तक के बीच वाले सारे एलिमेंट्स को हवा में उड़ा दिया। कहता है आई एम नॉट इंक्लूडिंग देम। अरे ऐसा कैसे यू आर नॉट इंक्लूडिंग देम? तेरे मन में आया कि तुझे उनको इंक्लूड नहीं करना है पीरियोडिक टेबल में, तो क्या इंक्लूड नहीं करेगा? अब मेंडलीव ने उस समय नहीं किया तो वैज्ञानिकों ने तो सवाल उठाया कि भाई मेंडलीव, यू हैव नॉट गिवन एनी स्पेस टू लैंथेनॉइड्स, you have not given any space to actinoids in your periodic table। तुमने अपनी periodic table में लैंथेनियम के बाद आने वाले 14 एलिमेंट्स को जगह नहीं दी है मेरे भाई। तुमने अपनी पीरियोडिक टेबल में एक्टिनियम के बाद आने वाले 14 एलिमेंट्स को जगह नहीं दी है मेरे भाई। लैंथेनॉइड्स को तुम्हारी पीरियोडिक टेबल में जगह नहीं मिली, एक्टिनॉइड्स को तुम्हारी पीरियोडिक टेबल में जगह नहीं मिली। तो ये तुम्हारी कमी हम सबको मिली और हमने इसको डिस्कस किया और हमें इस टॉपिक के अंदर एक नई पॉइंट मिली। आई होप बातें समझ आई कि मेंडलीव कुड नॉट कह लीजिए, मेंडलीव डिड नॉट कह लीजिए, डिड नॉट प्लेस्ड लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स इन हिज पीरियोडिक टेबल। ये उसकी कमी थी। इनफैक्ट आपको मैं बताना चाहूंगा बच्चों कि आपको ये अच्छी तरह पता है कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके अलग अलग एटॉमिक मास होते हैं। दोज एलिमेंट्स विच आर फाउंड इन मोर देन 1 और 2 फॉर्म, वो एलिमेंट्स केमिस्ट्री के अंदर जो एक से ज्यादा अलग फॉर्म में पाए जाते हैं, सच दैट कि उनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है पर एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, आर कॉल्ड एज आइसोटोप्स। क्लास 9th में ये बात आप पढ़कर आए हो।
मेंडलीव ने उस समय आइसोटोप्स को प्रायोरिटी नहीं दी, जबकि वो कह रहा था कि मैं अपनी पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स का प्रायोरिटी दूंगा, पर ही डिड नॉट गिव। उसने कहा कि मेरी पीरियोडिक टेबल में जो कार्बन है, लोगों ने पूछा ये कार्बन कौन सा वाला कार्बन है? कार्बन तो दो प्रकार के होते हैं, एक 12 एटॉमिक मास यूनिट वाला और एक 14 एटॉमिक मास यूनिट वाला। तुम बताओ कि तुम्हारी पीरियोडिक टेबल में तुमने कौन सा कार्बन रखा है? कार्बन कौन सा रखा है बताओ ना, 12 एटॉमिक मास यूनिट वाला या 14 एटॉमिक मास यूनिट वाला? मेंडलीव कहने लगा यार बात तो सही है, मैंने तो सबको ये रख दिया। तो मेंडलीव डिड नॉट स्पेसिफाइड सेपरेट पोजीशन फॉर डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। किसी एक एलिमेंट के अलग अलग प्रकार के आइसोटोप्स के बारे में बताकर उनको पीरियोडिक टेबल में नहीं रखा। उसने बताया तो जरूर था, आइसोटोप्स का जिक्र किया था कि भाई कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, 2 आइसोटोप होते हैं, सॉरी हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, इनके बारे में बताकर इनको पीरियोडिक टेबल में नहीं रखा। तो मिस्टेक हुई ना, गलती हुई कि नहीं हुई? ये एक और लिमिटेशन थी मेंडलीव की। आइए अब बढ़ते हैं मेंडलीव की उस लिमिटेशन की ओर जिसे शायद मैं मानता हूं कि सबसे बड़ी लिमिटेशन है, सबसे बड़ी कमी ही यही है। मेंडलीव कुड नॉट एक्सप्लेन द पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स प्रॉपरली। एक बच्चा बोला पीरियोडिसिटी का मतलब तो होता है एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज का रेगुलर इंटरवल्स पे रिपीट करना, तभी तो इसका नाम रखा गया पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स। हाँ जी बच्चों, पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज जब रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम पे रिपीट कर रही थी या रेगुलर इंटरवल्स ऑफ पोजीशन पे रिपीट कर रही थी, इसी को कहा गया पीरियोडिसिटी। और इसी पीरियोडिसिटी का आप कह सकते हो एडवांटेज उठाकर या इसी पीरियोडिसिटी का हवाला देकर मेंडलीव ने एक लॉ दिया जिसे कहा गया मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव ने कहा कि ये जो एलिमेंट्स है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, स्कैंडियम, एक ग्रुप में पाए जाने वाले, 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 एक ग्रुप में पाए जाने वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज आपस में मैच कर रही है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है उनका एटॉमिक मास। ये मेंडलीव ने कहा। जब उससे पूछा गया कि साबित करो कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज का आपस में मैच होने का सबसे बड़ा कारण है उनका एटॉमिक मास, तो आप यकीन मानेंगे बच्चों, मेंडलीव इस बात को नहीं साबित कर पाया। मेंडलीव इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि एटॉमिक मास ही सबसे बड़ा रीजन है। रैदर एटॉमिक मास वाज नॉट द रीजन। एक बच्चा बोला आप बताओ फिर क्या था रीजन? अगर एटॉमिक मास नहीं था तो अब आपको बताता हूं क्या था। सुनो, लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर आप केयरफुली देखो, मैं यहां पे आपको लिख के दिखाता हूं, ये देखो लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर लिखा जाए तो K में 2 और L में 1। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर लिखा जाए तो K में 2, L में 8 और M में 1। अगर पोटेशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखा जाए तो 2, 8, 8, 1। लुक एट दिस रिपीटेशन ऑफ द पीरियोडिक टेबल, लुक एट दिस रिपीटेशन ऑफ द पीरियोडिक टेबल की पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के अंदर जो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यानी लिथियम के आउटरमोस्ट शेल में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसलिए लिथियम ने एक इलेक्ट्रॉन गवाया, एक इलेक्ट्रॉन गवा के Li+ बनाया। सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन उसने गवाया, इसलिए उसने Na+ बनाया। पोटेशियम ने एक इलेक्ट्रॉन गवाया, इसलिए उसने K+ बनाया। तो लिथियम के आउटरमोस्ट शेल में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, सोडियम के आउटरमोस्ट शेल में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, पोटेशियम के आउटरमोस्ट शेल में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। इसलिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मोनोवैलेंट होता है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एक इलेक्ट्रॉन गवाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन गवा के कैटायन वो बनाते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि गवाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि गवाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स गवा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स गवा रहे हैं का मतलब ये हुआ कि किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इसका मतलब कि किसी चीज में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। अरे जिस चीज में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है इसका मतलब उसका रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब उसका रिडक्शन हो रहा है। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आर टुगेदर एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट्स, एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट्स। ये आपको पता होना चाहिए केमिस्ट्री के अंदर कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को दो तरीके से समझाया जा सकता है। एक वो तरीका जो आप क्लास 10th की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 में पढ़ कर आए हैं, एक और तरीका जो शायद 11th क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स का ऐड होना इज कॉल्ड एज रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होना इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। तो यहां लिथियम अपना इलेक्ट्रॉन गवा रहा है, सोडियम
अपना इलेक्ट्रॉन गवा रहा है, पोटेशियम अपना इलेक्ट्रॉन गवा रहा है, इलेक्ट्रॉन गवा के पॉजिटिव आयन बना रहा है, पॉजिटिव आयन बना के कैटायन कहला रहा है, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन गवा रहा है इसलिए इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। पर ये इलेक्ट्रॉन जो गवा रहा है वो इलेक्ट्रॉन किसी के पास तो जा रहा है, जिस चीज के पास जा रहा है उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है और उसका रिडक्शन हो रहा है। इसलिए लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम टुगेदर आर एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट्स, एंड दे टुगेदर आर शोइंग प्रॉपर्टीज व्हिच आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर। अब मुझे ये बताओ, ये सब कुछ जो मैंने अभी बताया, क्या मैंने कहीं पे भी लिथियम के एटॉमिक मास का जिक्र किया? क्या कहीं पे भी मैंने सोडियम के एटॉमिक मास का जिक्र किया? क्या कहीं पे भी मैंने पोटेशियम के एटॉमिक मास का जिक्र किया? कहीं जिक्र नहीं किया। तो फिर ये सारी प्रॉपर्टीज को मैंने किसके बेसिस पे समझाया? ये सारी प्रॉपर्टीज को मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे समझाया, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टीज को मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे समझाया। इसका मतलब कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज का आपस में मैच होने का, आपस में सिमिलर होने का, आपस में एक जैसा होने का, आपस में दोहराने का, आपस में एक दूसरे से गहरा रिश्ता बनाने का सबसे बड़ा कारण उनका एटॉमिक मास तो बिल्कुल नहीं है। ये मेंडलीव ने कहा था कि है, मैं कह रहा हूं कि नहीं है। एटॉमिक मास इज नॉट द मेन रीजन फॉर द पेरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। द मेन रीजन फॉर द पेरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज का आपस में रिपीट होने का सबसे बड़ा कारण उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, एग्जाम्पल के साथ मैंने बताया। ऐसे और एग्जाम्पल्स आपको पीरियोडिक टेबल में ढूंढने से भी क्या, देखने से भी मिल जाएंगे। तो आई होप कि आपको यह समझ आया कि मेंडलीव की एक बहुत बड़ी गलती यह भी थी कि उसने एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के आपस में मैच होने का जो कारण बताया वो कारण सही नहीं था। उसने कारण बताया कि वो कारण एटॉमिक मास था, पर मेंडलीव ने जो कारण बताया इसे वो प्रूव नहीं कर पाए, इसलिए वो गलत था। सो आई होप आपको इस पॉइंट के माध्यम से यह समझ आ गया कि मेंडलीव की मेन ड्रॉबैक्स की कैटेगरीज में यह पॉइंट भी मेंशन होगा ही होगा। तो चलिए एक बार समराइज कर लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सारी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की गलतियां या ड्रॉबैक्स खत्म हो गई हैं? यस, मेजॉरिटी ऑफ द ड्रॉबैक्स हैव बीन डिस्कस्ड विद यू। चलिए एक बार इनको समराइज करते हैं। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के द्वारा पहली मिस्टेक, पहला, anomalous position of hydrogen. He could not specify the position of hydrogen properly. Second, he placed the elements at certain positions in a wrong order. कुछ जगहों पे एलिमेंट्स को wrong order में रखा गया. For example, the element of higher atomic mass was placed before the element of a lower atomic mass. In some places, certain elements were placed in wrong groups where their properties were not matching with other members of the same group. And at the same time, Mendeleev did not specify the position of isotopes in his periodic table. Also, Mendeleev did not give any priority to the elements after lanthanum and the elements after actinium, which were called as lanthanoids and actinoids respectively. They did not found any position in his periodic table. And lastly, Mendeleev gave the wrong reason for the periodicity of elements. He said that the main cause of periodicity of elements is atomic mass, जबकि वो नहीं था, it was electronic configuration, जिसका मैंने आपको एग्जाम्पल यहां दिया। आई होप मेरे बच्चों, मैंने आपको इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से पूरी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की कमियों का वर्णन अच्छे से दिया। तो टोटल 2 लेक्चर आपके सामने पूरी तरह से मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल पे डेडिकेट हुए हैं। एक इससे पहले वाला लेक्चर नंबर 3 और आज वाला ये लेक्चर नंबर 4। आई होप आपके मन में हो गया हर एक क्लियर विचार। अब सवाल आता है कि सर व्हाट इज नेक्स्ट? जब मेंडलीव के इतने बड़े अटेम्प्ट में भी कमियां निकल आई, तो क्या मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को आगे पढ़ा नहीं गया? ऐसा नहीं है बच्चों। बहुत सालों तक मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को पढ़ा गया, एटलीस्ट तब तक जब तक मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को बदलने के लिए एक बहुत बड़ा
अटेम्प्ट नहीं हुआ। और अगला अटेम्प्ट जो हुआ वो एक मॉडर्न जमाने का मॉडर्न अटेम्प्ट था, जिससे बनकर आई वो टेबल जिसे हम आज पढ़ते हैं और उसी को कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आपने बिल्कुल सही सुना, यानी कि अगला लेक्चर जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का आपके सामने आएगा, दैट इज गोइंग टू बी द लेक्चर नंबर 5, जिसके अंदर हम शुरुआत करेंगे, इंट्रोडक्शन देंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, कि कैसे मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का गठन किया गया। आई होप मेरे इस लेक्चर के माध्यम से आपको मेजॉरिटी चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी। मैंने जो कहा, जो बताया, वो सब चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी और आपको कॉन्सेप्ट समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। सो मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10th के बच्चों, आपने अपने जीवन का एक कीमती समय मुझे दिया, इसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। अगर अभी तक आप में से किसी बच्चे ने मेरे चैनल, किसी भी स्टूडेंट ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, वीडियो को शेयर नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है, अपने दोस्तों को नहीं बताया है, सबका भला नहीं किया है, तो फिर आप कर क्या रहे हैं? इतना करना तो बनता है, आप मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हैं कि मुझे उन सभी स्टूडेंट्स तक पहुंचने में मदद कीजिए जिनकी मैं तहे दिल से मदद करना चाहता हूं। सभी क्लास 10th के स्टूडेंट्स के केमिस्ट्री को, कॉन्सेप्ट को आसान बनाना चाहता हूं, ताकि आगे जाके आप साइंस लें या ना लें, जब भी आप केमिस्ट्री पढ़ें, आपको हमेशा कॉन्सेप्ट्स जो भी मिले क्लियरली मिले। सो माय डियर क्लास 10th के प्यारे प्यारे बच्चों, वंस अगेन आप सभी का इस वीडियो लेक्चर को देखने में आपके द्वारा दिए गए कीमती समय का तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू।